समय व्यवस्थापन, अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। कभी ऐसा लगता है कि दिन आया और बस निकल गया और हम सोचते रह जाते हैं कि भाई सारा समय गया कहाँ। तो आज हम समय प्रबंधन को किसी भारी भरकम काम की तरह नहीं बल्कि एक कला की तरह देखने वाले हैं। ये अपने दिन की, अपनी जिंदगी की पटकथा लिखने की कला है, जिसे हम खुद लिखते हैं और फिर लाइन दर लाइन जीते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अपने समय का लेखक कैसे बने और अपनी जिंदगी को एक सही, एक साफ दिशा कैसे दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए इस पूरी बात की जड़ को पकड़ते हैं। देखिए, समय प्रबंधन का असली मतलब सिर्फ लिस्ट बनाकर काम निपटाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है अपने घर, अपने परिवार और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। तो फिर समय प्रबंधन है क्या? असल में ये एक कला है, एक ऐसी कला जिससे कोई भी इंसान अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपने तय किए गए लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। और इसका असर काम करने की क्षमता बढ़ती है और साथ ही तनाव और थकान दोनों ही कम होते हैं। और ये ही सबसे जरूरी बात है। जब हम समय को मैनेज करना सीख जाते हैं तो इसके फायदे बहुत गहरे होते हैं। काम समय पर पूरे होते हैं, जिससे परिवार और पर्सनल लाइफ के बीच एक अच्छा बैलेंस बनता है। जाहिर है, इससे मेंटल स्ट्रेस कम होता है और जब काम पूरे होते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। मतलब जिंदगी की क्वालिटी सीधे सीधे बेहतर हो जाती है। चलिए, अब आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम पर, लक्ष्य तय करना। किसी भी अच्छी कहानी की शुरुआत ये जानने से होती है कि आखिर जाना कहाँ है ना? तो ये बिल्कुल वैसा ही है, अपनी पटकथा का, अपनी कहानी का पहला सीन लिखना। और देखिए, लक्ष्य भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब जिंदगी के बड़े सपने, जैसे पढ़ाई पूरी करना या फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना। फिर होते हैं मीडियम टर्म, जैसे घर का बजट मैनेज करना। और फिर आते हैं शॉर्ट टर्म लक्ष्य, यानी आज के छोटे छोटे काम, जैसे खाना बनाना या बच्चों की होमवर्क में मदद करना। लेकिन सिर्फ लक्ष्य सोच लेना ही काफी नहीं होता, राइट? उन्हें असरदार बनाने के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है, जिसे कहते हैं स्मार्ट गोल्स। ये स्मार्ट शब्द असल में एक तरह की चेकलिस्ट है। एस मतलब स्पेसिफिक, यानी लक्ष्य एकदम साफ हो। एम मतलब मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। ए यानी अचीवेबल, जिसे हासिल करना मुमकिन हो। आर मतलब रेलेवेंट, जो हमारे लिए मायने रखता हो। और टी सबसे जरूरी, टाइम बाउंड, यानी उसे पूरा करने की एक डेडलाइन हो। ठीक है, तो लक्ष्य तय हो गए। अब अगला कदम क्या? अब आता है प्राथमिकता तय करना। मतलब ये फैसला लेना कि हमारी पटकथा के कौन से सीन सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जिन पर फौरन ध्यान देना होगा। कामों को छांटने का ये एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का तरीका है। सोचिए, 4 डब्बे हैं। जो काम जरूरी भी है और महत्वपूर्ण भी, उसे सबसे पहले करना है। और वो काम जो न जरूरी है और न ही महत्वपूर्ण, जैसे सोशल मीडिया पर बेवजह समय बिताना, उन्हें तो लिस्ट से हटा देना ही सबसे अच्छा है। अब तक हमने सोचने समझने का काम कर लिया। अब बारी है एक्शन की। मतलब जो पटकथा हमने लिखी है उसे असल जिंदगी में उतारने का समय आ गया है। ये 5 स्टेप्स ही असरदार टाइम मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है जो लक्ष्य तय करने से शुरू होता है और योजना के मूल्यांकन तक जाता है। हर अगला कदम पिछले कदम के ऊपर ही बनता है। और हाँ, अपनी योजना को ट्रैक पे रखने के लिए कई अच्छे टूल्स भी हैं। रोज की, हफ्ते की या महीने की योजना बना सकते हैं। इसके लिए एक पुरानी डायरी और पेन भी काम करता है, और चाहे तो मोबाइल ऐप्स या कैलेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंपल सी टू डू लिस्ट भी बहुत काम आती है। काम को अच्छे से पूरा करने का एक बहुत ही जरूरी नियम है, एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं भटकता और काम की क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाती है। अच्छा, कभी कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है। उसे शुरू करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दिया जाए। बिल्कुल वैसे जैसे एक मोटी किताब को एक बार में नहीं बल्कि एक एक चैप्टर करके पढ़ा जाता है। ऐसा करते ही वो काम उतना डरावना नहीं लगता। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी प्लान पत्थर की लकीर नहीं होता। समय समय पर उसे देखना, परखना और उसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई लेखक अपनी पटकथा को एडिट करता है ताकि कहानी और भी बेहतर हो सके। यहाँ निगरानी और मूल्यांकन का फर्क समझना होगा।
निगरानी का मतलब है ये जांचना कि क्या हम प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। वहीं मूल्यांकन का मतलब है ये देखना कि क्या ये प्लान हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही भी है या नहीं। एक प्रोसेस की जांच है तो दूसरा नतीजों का एनालिसिस। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा उन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक बैलेंस्ड और अच्छी तरह मैनेज की हुई जिंदगी बनाने में मदद करते हैं, ताकि हमारी जिंदगी की पटकथा का परफॉर्मेंस एक शानदार सफलता हो। अगर संक्षेप में कहें तो ये कुछ सुनहरे नियम हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। पहला, सबसे जरूरी काम सबसे पहले। दूसरा, काम की प्लानिंग पहले से करें। तीसरा, समय का अनुशासन बनाए रखें। और चौथा, ये विश्लेषण करते रहें कि समय आखिर जा कहाँ रहा है। और आइए एक आखिरी बार इस पूरे चक्र पर नजर डालते हैं। ये एक शक्तिशाली और बार बार दोहराई जा सकने वाली प्रक्रिया है जो हमें अपने समय पर पूरा कंट्रोल देती है। यह एक ऐसा चक्र है जो लगातार सुधार की ओर ले जाता है। हम सब कभी ना कभी थकान महसूस करते हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये थकान आखिर है क्या? ये सिर्फ नींद की कमी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है। तो आज हम एक गृह विज्ञान की किताब के जरिए ये समझेंगे कि जब हम कहते हैं कि हम थक गए हैं तो हमारे शरीर और दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। और यह सवाल तो हम सब खुद से पूछते ही हैं। दिन भर काम करने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि हमारी शारीरिक और मानसिक बैटरी पूरी तरह से डाउन हो गई है? आखिर वो कौन सा स्विच है जो ऑफ हो जाता है? बस इसी सवाल का जवाब हमें थकान के विज्ञान की जड़ तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। जब हम कहते हैं कि मैं थक गया हूं, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? मतलब साइंटिफिकली क्या होता है? इसे ना बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आपके फ़ोन की लो बैटरी वार्निंग हो। थकान हमारे शरीर का वही सिग्नल है। ये हमें बताता है कि हमारी एनर्जी का जो स्टॉक है वो अब खाली हो रहा है। चाहे हम कोई फिजिकल काम करें या मेंटल, लगातार करते रहने से ये एनर्जी खर्च होती है और फिर हमें कमज़ोरी और सुस्ती महसूस होने लगती है। और अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो एक और गहरी बात बताती है। थकान सिर्फ एनर्जी की कमी नहीं है, ये इस बात का सीधा संकेत है कि अब हमारे काम करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो कम हो गई है। ये एक तरह का अलार्म है जो कह रहा है बस अब रुको और रिचार्ज हो जाओ। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, हर थकान एक जैसी नहीं होती। कभी सोचा है कि घंटों जिम में वर्कआउट करने के बाद जो थकान होती है और किसी मुश्किल एग्जाम की तैयारी के बाद जो दिमागी थकान होती है, उनमें क्या फर्क है? इन्हें मेनली दो टाइप में बांटा गया है। अब यहां देखिए फर्क कितना साफ है। शारीरिक थकान मतलब हमारी मसल्स की थकान, जैसे दिन भर मेहनत करने के बाद हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। और मानसिक थकान है हमारे दिमाग की थकान, जैसे किसी बड़ी चिंता या बहुत ज्यादा सोचने से सिर भारी हो जाता है। दोनों ही बिल्कुल असली हैं और मजे की बात यह है कि अक्सर ये दोनों साथ साथ ही चलती हैं। तो ठीक है, ये शारीरिक और मानसिक थकान करती क्या है हमारी रोज की जिंदगी में? जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसे बर्नआउट भी कहते हैं, और इसके जो असर हैं वो हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखते ज़रूर हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है, हमारी स्पीड कम हो जाती है। जब शरीर और दिमाग थके हुए होते हैं तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर ही नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे हर काम स्लो मोशन में चल रहा हो। और सिर्फ स्पीड ही नहीं घटती, काम का जो लेवल है, जो क्वालिटी है, वो भी गिरने लगती है। क्योंकि जब हम थके होते हैं तो हमारा फोकस कम हो जाता है। काम तो हम कर लेते हैं लेकिन उसमें वो बारीकी, वो परफेक्शन नहीं आ पाता। और इसका असर और भी गहरा हो सकता है। सोचिए, जब हम लगातार थकान को इग्नोर करते हैं ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम वो कमजोर पड़ जाता है और फिर हम आसानी से बीमार पड़ने लगते हैं। ये शरीर का तरीका है बताने का कि सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। फिर आता है हमारा मूड। थकान सिर्फ शरीर पर असर नहीं करती, हमारे स्वभाव को भी बदल देती है। खासकर जब दिमाग थका हो तो हमारा पेशेंस, हमारा धैर्य खत्म हो जाता है, जिससे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होना, गुस्सा आना, ये बहुत आम हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब दिमाग थका होगा तो फोकस कहाँ से लगेगा, है ना? ऐसा लगता है जैसे आप धुंध में कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो। और इसी फोकस की कमी की वजह से काम में छोटी बड़ी गलतियां भी ज्यादा होने लगती हैं। और अंत में ये सारी चीजें मिलकर घर के माहौल पर भी असर डालती हैं। एक इंसान का स्ट्रेस, उसका चिड़चिड़ापन, वो सिर्फ उस तक नहीं रहता, धीरे धीरे वो पूरे घर के माहौल में फैल जाता है, जिससे घर का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है।
अब इतनी सारी परेशानियां सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है। बस इसके लिए हमें एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। यहां पर ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। पहला, टाइम मैनेजमेंट, मतलब अपने कामों को पहले से प्लान करें ताकि एक साथ बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट, मतलब भारी काम के बाद कोई हल्का काम करें ताकि आपकी बैटरी अचानक से जीरो ना हो जाए। और तीसरा, जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, वो है आराम। आराम के बिना पहले 2 स्टेप्स भी अधूरे हैं। यही बैलेंस हमें हेल्दी और प्रोडक्टिव बनाए रखता है। आज हम समय को साधने के कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जो हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सुकून और थोड़ा कंट्रोल ला सकते हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? हम सब कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं कि काश दिन में 24 की जगह 30 घंटे होते। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें ज्यादा घंटों की नहीं, बल्कि अपने पास जो घंटे हैं उनके बेहतर इस्तेमाल की जरूरत है। अक्सर हम व्यस्त रहने को ही प्रोडक्टिव मान लेते हैं, लेकिन समय प्रबंधन का असली मतलब कुछ और ही है। ये सिर्फ काम में लगे रहने के बारे में नहीं है, बल्कि सही काम को सही तरीके से करने के बारे में है। यही वो फर्क है जो बिजी होने और सच में प्रोडक्टिव होने के बीच होता है। ठीक है, तो इस महारत की नींव क्या है? किसी भी अच्छी आदत की तरह समय प्रबंधन भी कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर टिका होता है, और ये 6 सिद्धांत ही हैं जो हर सफल टाइम प्लान की जड़ में होते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है प्राथमिकता तय करना। जरा सोचिए, हमारे सारे काम बराबर महत्व के तो नहीं होते ना। तो जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है उसे पहचानना और सबसे पहले उसे ही करना, ये समझ लीजिए कि आधी जंग जीत लेने जैसा है। अगला सिद्धांत है योजना, यानी प्लानिंग बनाना। क्या कभी बिना सोचे समझे कोई काम शुरू किया है? अक्सर वो काम या तो अधूरा रह जाता है या उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। बिना प्लान के काम करना सच में अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। एक अच्छी योजना हमें सही दिशा दिखाती है और समय की बर्बादी से बचाती है। और फिर आता है हर काम के लिए एक समय सीमा, एक डेडलाइन तय करना। जब हमें पता होता है कि कोई काम 1 घंटे में खत्म करना ही है, तो हमारा दिमाग अपने आप उस पर ज्यादा फोकस करता है और टाल मटोल की गुंजाइश भी कम हो जाती है। लेकिन एक बेहतरीन से बेहतरीन प्लान भी बेकार है अगर उस पर अमल न किया जाए। अनुशासन ही वो चीज है जो हमारी योजना को कागज से हकीकत में बदलती है। रोजाना अपनी योजना का पालन करना ही असल में सफलता की कुंजी है। पर क्या हो अगर प्लान वैसा काम ना करे जैसा हमने सोचा था? यहीं पे अगला सिद्धांत काम आता है, कंट्रोल और इवैल्यूएशन। देखिए, समय प्रबंधन कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। हमें लगातार ये देखना होता है कि क्या काम कर रहा है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। और आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, बैलेंस यानी संतुलन। काम ही सब कुछ नहीं है। असली सफलता तब है जब काम, परिवार और खुद के लिए समय के बीच एक अच्छा संतुलन हो। आखिरकार समय सिर्फ काम के लिए नहीं, जीने के लिए भी तो है। तो अब जब हमने सिद्धांत समझ लिए हैं, चलिए देखते हैं कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे कोई भी अपनी खुद की एक असरदार टाइम प्लान बना सकता है। हर अच्छी योजना एक स्पष्ट लक्ष्य से शुरू होती है, पर सवाल यह है कि एक अच्छा लक्ष्य होता कैसा है? इसका एक सीधा सा जवाब है, लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमारे लक्ष्यों को सिर्फ सपनों की दुनिया से निकालकर हकीकत में बदलने लायक बनाता है। तो स्मार्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लक्ष्य स्पेसिफिक हो यानी सटीक, मेजरेबल हो जिसे मापा जा सके, अचीवेबल हो जिसे हासिल करना मुमकिन हो, रेलेवेंट हो यानी हमारे बड़े मकसद से जुड़ा हो, और टाइम बाउंड हो जिसे पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय हो। ऐसे लक्ष्य हमें भटकने नहीं देते। तो एक असरदार प्लान कैसे बनाएं? बस इन 5 आसान से स्टेप्स को फॉलो करके। सबसे पहले अपने लक्ष्य तय करें, जाना कहां है। फिर कामों को प्राथमिकता दें, सबसे जरूरी क्या है। इसके बाद हर काम को समय दें, कब क्या करना है। चौथा, थोड़ा लचीलापन रखें, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं होता। और आखिर में अपनी योजना की लगातार समीक्षा करें और सुधारते रहें, ताकि हम हर दिन बेहतर होते जाएं। तो हमने सिद्धांत और तरीके दोनों देख लिए, लेकिन इस सब का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ ज्यादा काम निपटाना नहीं है। इसका असली लक्ष्य जीवन में एक बेहतर संतुलन हासिल करना है।
जरा सोच कर देखिए, दो तरह की जिंदगी हो सकती है। एक वो जिसमें सिर्फ काम ही काम है, जो हमें तनाव और थकावट की ओर ले जाती है, और दूसरी एक संतुलित जिंदगी जो हमें आराम, संतुष्टि और अपने प्रियजनों के साथ समय देती है। शक्ति व्यवस्थापन, जिसे हम एनर्जी मैनेजमेंट भी कहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि दिन भर घर के कामों में लगे रहें और शाम होते होते ऐसा लगा जैसे सारी की सारी एनर्जी ही खत्म हो गई हो, बिल्कुल हिम्मत नहीं बचती? अगर हाँ, तो फिर ये बातचीत आपके बहुत काम आने वाली है। तो सवाल ये है कि इस थकान का हल क्या है? इसका जवाब पता है कहाँ है? वो छिपा है होम साइंस में ही। चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, शक्ति व्यवस्थापन का मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है घर के कामों को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की एनर्जी कम से कम खर्च हो। मकसद बस एक है, काम जल्दी हो, आसानी से हो और अच्छे से हो। मतलब ये हार्ड वर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क करने का तरीका है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम अपने टाइम, अपनी मेहनत और जो भी हमारे पास साधन है, उनका सही से तालमेल बिठा लेते हैं ना, तो थकान तो अपने आप कम हो ही जाती है और काम की क्वालिटी भी सुधर जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये होता क्या है। पर अब सवाल उठता है कि भाई ये इतना जरूरी क्यों है? क्या फायदा है इसका? चलिए जरा इसके फायदों को देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा, थकान कम होती है। जब हम काम सही तरीके से करते हैं तो बॉडी पर स्ट्रेस कम पड़ता है और हमारी एनर्जी बचती है। और हाँ, जब एनर्जी बचती है तो जाहिर सी बात है टाइम भी बचता है, क्योंकि जब काम ऑर्गेनाइज तरीके से होता है तो वो जल्दी खत्म हो जाता है और फिर हमें अपने लिए भी तो थोड़ा वक्त मिलता है। लेकिन रुकिए, फायदे सिर्फ इतने ही नहीं हैं। जब प्लानिंग अच्छी होती है तो काम की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, और क्योंकि थकान और स्ट्रेस कम होता है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और एक और बहुत ज़रूरी बात, जब काम सब में बढ़ जाता है तो परिवार में एक बैलेंस और आपसी सहयोग का माहौल भी तो बनता है। तो अब तक हमने क्या और क्यों तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे? इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अपनाएं? इसके लिए ना कुछ बहुत ही सिंपल से सिद्धांत हैं। समझ लीजिए कि इसके 5 मूल मंत्र हैं। नंबर 1, काम को हमेशा एडवांस्ड में प्लान करना। नंबर 2, काम के लिए सही टूल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना, इससे मेहनत बचती है। नंबर 3, कामों को एक सही सीक्वेंस में, मतलब एक के बाद एक सही क्रम में करना। नंबर 4, लगातार काम करने के बजाय बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लेना भी जरूरी है। और नंबर 5, और ये बहुत जरूरी है, काम को घर के बाकी सदस्यों में भी बांटना। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इसका निचोड़ क्या निकला? हमने सबसे जरूरी बात क्या सीखी? सीधी सी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी एनर्जी को सही ढंग से इस्तेमाल करें तो हम घर के सारे काम ज्यादा अच्छी तरह से और बहुत कम थकान के साथ कर सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि महीने के आखिर में बजट थोड़ा टाइट हो गया हो? हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? तो सवाल ये है कि ऐसे में परिवार करते क्या हैं? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, एक बहुत ही काम के कॉन्सेप्ट पर, जिसे होम साइंस में कहते हैं आय की न्यूनता पूर्ति। सुनने में भारी लगता है, पर असल में ये इनकम सप्लीमेंटेशन है, मतलब अपनी आमदनी बढ़ाने का एक तरीका। तो चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या, कैसे काम करता है और ये इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सीधा सवाल, जब कोई कहता है आय की न्यूनता पूर्ति, तो इसका मतलब क्या निकलता है? जैसा मैंने कहा, शब्द थोड़ा मुश्किल है, पर आइडिया वो बहुत ही सिंपल है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि इसकी परिभाषा क्या है, मतलब आखिर ये है क्या चीज। बहुत आसान भाषा में समझते हैं इसको। मान लीजिए एक परिवार है, उनकी जो मेन इनकम है, मतलब जो सैलरी आती है, वो घर के सारे जरूरी खर्चे जैसे किराया, खाना पीना, बच्चों की फीस, इन सब के लिए पूरी नहीं पड़ रही है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए वो जो भी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं ना, चाहे वो कोई छोटा सा काम हो या बड़ा, बस उसी कोशिश को आय की न्यूनता पूर्ति या इनकम सप्लीमेंटेशन कहते हैं। देखिए, ये बात इस आइडिया को और भी अच्छे से समझाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो मेन इनकम है, उसके ऊपर से जो भी पैसा कमाया जाता है ताकि ज़रूरतें पूरी हों, वही है आय की न्यूनता पूर्ति। जैसे एक स्कूल टीचर का उदाहरण लेते हैं।
वो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो उनकी मेन इनकम हो गई। लेकिन स्कूल के बाद अगर वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं तो ट्यूशन से जो पैसा आ रहा है वो इनकम सप्लीमेंटेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये होता क्या है, लेकिन अगला सवाल ये है कि परिवार इसे करते कैसे हैं? आय बढ़ाने के आखिर तरीके क्या हैं? अच्छी बात यह है कि इसके कई प्रैक्टिकल और बड़े क्रिएटिव तरीके हैं। चलिए कुछ सबसे कॉमन तरीकों पर नजर डालते हैं। तो ये रहे 5 मुख्य तरीके, हम इन पर एक एक करके बात करेंगे। पहला, एक्स्ट्रा काम करना। दूसरा, घर से ही कोई छोटा मोटा उद्योग चलाना। तीसरा, अपने खाली समय का सही इस्तेमाल करना। चौथा, घर में ही जरूरत की चीजें बनाना। और पांचवां, परिवार के दूसरे लोगों का सहयोग लेना। चलिए एक एक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहला तरीका है अतिरिक्त काम करना। ये शायद सबसे कॉमन तरीका है। हम सबने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी 9 से 5 की नौकरी के बाद शाम को कोई और काम करते हैं। कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई डिलीवरी सर्विस में काम करता है, या कोई किसी दुकान पर पार्ट टाइम हेल्प कर देता है। ये अपनी इनकम को तुरंत बढ़ाने का एक सीधा और पक्का तरीका है। दूसरा तरीका उनके लिए है जिनके पास कोई खास हुनर है, कोई स्किल है। जरा सोचिए, किसी के हाथ में अचार बनाने का जादू है या कोई बहुत सुंदर स्वेटर बुन लेता है। तो इन हॉबीज को एक छोटे से घरेलू उद्योग में बदला जा सकता है ना। अपने आस पड़ोस में या लोकल मार्केट में ये चीजें बेचकर एक अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। अब आता है तीसरा तरीका, खाली समय का इस्तेमाल। ये सब इस बात पर है कि अपने फ्री टाइम को कितनी स्मार्टली यूज किया जाए। मान लीजिए दिन में सिर्फ 1-2 घंटे ही मिलते हैं, तो भी ऑनलाइन सर्वे भरना, फ्रीलांस राइटिंग करना या किसी छोटे बिजनेस का सोशल मीडिया हैंडल करना, ऐसे छोटे छोटे कामों से भी एक्स्ट्रा पैसा कमाया जा सकता है। मतलब हर छोटी कोशिश काउंट होती है। अच्छा, ये चौथा तरीका थोड़ा हटकर है। ये सीधे सीधे पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये पैसा बचाने के बारे में है। और पैसा बचाना भी तो एक तरह से कमाना ही हुआ है ना। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि बाजार से खरीदने के बजाय घर में उत्पादन करने से क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई अपनी बालकनी में सब्जियां उगा ले या घर पर ही दही जमा ले, तो वो पैसा बाजार में खर्च होने से बच गया। और ये बात तो पक्की है कि बचाया गया हर रुपया कमाए गए रुपये के बराबर ही होता है। और अब पांचवां और आखिरी तरीका, टीम वर्क की पावर। जब घर के सभी सदस्य जो काम कर सकते हैं फाइनेंशियली थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। इसमें सारा बोझ किसी एक इंसान पर नहीं पड़ता, बल्कि सब मिलकर जिम्मेदारी उठाते हैं। और इससे पूरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होती है। तो ये थे सारे तरीके। अब सवाल उठता है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है। चलिए इस पूरी बातचीत का जो निष्कर्ष है और इसका जो महत्व है उसे समझते हैं। आज इनकम के उन 3 अनोखे रूपों को समझते हैं जो मिलकर हमारी जिंदगी की असली दौलत की तस्वीर बनाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये आय है क्या? देखिए, ये सिर्फ वो नहीं है जो हम कमाते हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें वो भी शामिल है जो हमें मिलता है और जो हम महसूस करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यानी मॉनेटरी इनकम या मौद्रिक आय। ज्यादातर लोग इसी से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को नापते हैं। मॉनेटरी इनकम का सीधा सा मतलब है पैसा, कैश, जो कुछ भी हमें अपनी नौकरी, अपने बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट से मिलता है। ये वो फिगर है जो हमारी बैंक स्टेटमेंट में दिखता है, एकदम आसान, जिसे गिना जा सकता है। अब इसके सोर्सेज वो तो हम सबको पता ही हैं। हमारी सैलरी हो गई, रोज की जो मजदूरी मिलती है वो हो गई, घर से किराया आ रहा है या बैंक में रखे पैसों पर इंटरेस्ट मिल रहा है। ये सब मॉनेटरी इनकम के ही तो एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इनकम के दूसरे टाइप पर, और ये वो है जिसे आप रुपयों में नहीं गिन सकते। इसे कहते हैं रियल इनकम, यानी वास्तविक आय। रियल इनकम का मतलब उन चीजों और सर्विसेज से है जो हमें मिलती तो हैं, लेकिन जिनके लिए हम सीधे सीधे पैसे नहीं देते। सोचिए, ये हमारी जिंदगी में असली वैल्यू जोड़ती हैं, भले ही इन पर कोई प्राइस टैग ना लगा हो। जैसे अगर कोई अपने खुद के घर में रह रहा है तो वो किराया बचा रहा है ना, ये हुई उनकी रियल इनकम। या मान लीजिए आपने घर पर ही सब्जियां उगा ली हैं तो बाजार से खरीदने का पैसा बच गया। सरकारी स्कूल, अस्पताल, ये सारी सुविधाएं भी इसी का हिस्सा है। ये सब चीजें असल में हमारे खर्चे कम करती हैं और जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे पर्सनल फॉर्म ऑफ इनकम पर, साइकिक इनकम, यानी मानसिक आय। इसका लेना देना सीधा हमारे दिल से, हमारी फीलिंग्स से है।
तो साइकिक इनकम क्या है? ये वो खुशी है, वो सैटिस्फैक्शन है जो हमें चीज़ों को इस्तेमाल करके मिलता है। मतलब ये सीधे सीधे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेंटल पीस से जुड़ी हुई है। इसके एग्जाम्पल्स तो हमारी रोज़ की ज़िंदगी में भरे पड़े हैं। सोचकर देखिए, अपना पसंदीदा खाना खाने की खुशी, एक आरामदायक घर में रहने का सुकून, या फिर परिवार के साथ हंसने बोलने में बिताया गया वक्त, ये सब दोस्तों साइकिक इनकम है। यही तो हमारी ज़िंदगी को सच में अमीर बनाती है ना? तो चलिए एक बार तीनों को साथ रखकर देखते हैं। मौद्रिक आय यानी सीधा सीधा पैसा, वास्तविक आय यानी वो चीज़ें और सेवाएं जो हमें मिलती हैं, और मानसिक आय यानी वो खुशी और संतोष जो हम महसूस करते हैं। देखने में तीनों अलग हैं, लेकिन असल में ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि ये तीनों मिलकर हमारी लाइफ, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हमारी हैप्पीनेस को कैसे तय करते हैं। देखिए, किसी भी इंसान या परिवार की असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं देखी जाती, बिल्कुल नहीं। असली दौलत इन तीनों इनकम के परफेक्ट बैलेंस से बनती है। अगर हम सिर्फ एक पर ही फोकस करेंगे तो हमें हमेशा एक अधूरी तस्वीर ही मिलेगी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी की मौद्रिक आय यानी सैलरी बहुत ज्यादा है, लेकिन परिवार के लिए वक्त ही नहीं है, तो उनकी मानसिक आय यानी खुशी कम हो सकती है। और दूसरी तरफ कोई कम पैसों में भी एक खुशहाल जिंदगी जी सकता है, क्योंकि उसकी वास्तविक और मानसिक आय बहुत हाई है। यही तो इन तीनों का तालमेल है। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? महीने के आखिर में जब हम अपना बैंक बैलेंस देखते हैं तो अक्सर यही सोचते हैं, भाई सारा पैसा गया कहाँ? तो चलिए आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, अपने खर्चों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें हिस्सों में बांटना। और मजे की बात यह है कि हमारे जितने भी खर्चे हैं उन्हें बस 3 सिंपल कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। चलिए देखते हैं ये 3 कैटेगरीज कौन सी हैं। तो सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे जरूरी कैटेगरी है आवश्यक व्यय। नाम से ही साफ है, ये वो खर्चे हैं जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। ये हमारी जिंदगी की नींव है, हमारी सबसे बेसिक जरूरतें। तो इसमें क्या क्या आता है? देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो भाई बेसिक जरूरतें हैं ही। इनके साथ साथ बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए शिक्षा और सेहत के लिए मेडिकल का खर्चा भी उतना ही जरूरी है। मतलब ये वो खर्चे हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो जरूरी खर्चों के बाद अब आती है हमारी दूसरी कैटेगरी, आराम वाले खर्चे। इसे आप अपनी जरूरतों और शौकों के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। ये जिंदा रहने के लिए तो जरूरी नहीं है, पर हाँ, ये हमारी लाइफ को आसान और ज्यादा आरामदायक जरूर बनाते हैं। अब जैसे तेज गर्मी पड़ रही हो तो पंखा या कूलर कितनी राहत देता है ना? या घर में अच्छा फर्नीचर हो, या फिर मनोरंजन के लिए टीवी या इंटरनेट। ये वो चीजें हैं जो लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बना देती हैं। और अब हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी है विलासिता यानी लग्जरी वाले खर्चे। ये पूरी तरह से हमारे शौकों और इच्छाओं की दुनिया है। ये वो चीजें हैं जिनके बिना जिंदगी बड़े आराम से चल सकती है, लेकिन इन्हें लोग अपनी खुशी या फिर स्टेटस के लिए खरीदते हैं। अब इसके उदाहरण तो एकदम साफ हैं, जैसे बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े, कीमती गहने या फिर लग्जरी गाड़ियां। और सबसे बड़ी बात, ये खर्चे पूरी तरह से पर्सनल चॉइस होते हैं, और हां, इनकी कोई ऊपरी लिमिट नहीं होती। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हम क्या खर्च करते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम क्यों खर्च करते हैं। ऐसा क्यों है कि हर परिवार का खर्च करने का पैटर्न इतना अलग होता है? चलिए इसके पीछे के कारण जानते हैं। माना जाता है कि कुल मिलाकर ऐसे 8 मेन फैक्टर्स हैं जो किसी भी परिवार के खर्च करने के तरीके पर असर डालते हैं, और यही 8 फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि किसी का पैसा कहां और कैसे खर्च होगा। तो सबसे पहले और सबसे सीधे सादे फैक्टर्स हैं इनकम और फैमिली का साइज। ये तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा कमाई होगी खर्च करने की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा होगी, और परिवार में जितने ज्यादा लोग होंगे जाहिर है खाना, कपड़े और बाकी चीजों पर खर्च भी उतना ही बढ़ेगा। इनके बाद नंबर आता है पर्सनल फैक्टर्स का। कोई इंसान किस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता है, इसका सीधा असर उसके खर्चों पर पड़ता है। और देखिए, हर किसी की प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। किसी को घूमने का शौक है तो किसी को लेटेस्ट गैजेट्स का, और यही शौक हमारे खर्च की दिशा तय करते हैं। चलिए अब उन फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो हमारे घर के बाहर से बजट को हिला देते हैं। सबसे पहले तो महंगाई।
जब बाजार में चीजें महंगी होती हैं तो घर का खर्च अपने आप बढ़ जाता है। इसी तरह हमारे समाज में शादी ब्याह, त्योहारों और दूसरे रीति रिवाजों पर भी काफी खर्च होता है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अब एक ऐसा फैक्टर जो शायद इन सब में सबसे ज़रूरी है, वो है एजुकेशन और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसे फाइनेंशियल लिटरेसी भी कहते हैं। देखिए, जो इंसान फाइनेंशियली लिटरेट होता है वो अपने पैसों को बेहतर तरीके से समझता है और कंट्रोल कर सकता है। वो अच्छे फैसले ले सकता है और फालतू के खर्चों से बच सकता है। और आखिर में बात करते हैं कि कोई रहता कहाँ है। इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये तो साफ है कि शहरों में घर का किराया, आना जाना और बाकी खर्चे गांव के मुकाबले आमतौर पर कहीं ज्यादा होते हैं। तो हमने खर्चों की अलग अलग कैटेगरीज को भी देख लिया और उन फैक्टर्स को भी समझ लिया जो इन खर्चों पर असर डालते हैं। तो अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। तो देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक ही है कि जब हम अपने खर्चों के क्या और क्यों दोनों को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, ये पारिवारिक आय या फैमिली इनकम आखिर है क्या? इसका मतलब क्या है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ बैंक में रखे पैसों की बात नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। अगर इसे सीधे सीधे समझें तो पारिवारिक आय का मतलब है वो सारा पैसा, सामान और सेवाएं जो एक परिवार के सभी सदस्यों को एक तय समय में, जैसे कि 1 महीने या 1 साल में मिलती हैं, और इन सब का इस्तेमाल वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए करते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ पैसा नहीं है, सामान और सेवाएं भी शामिल हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आय का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता, इसमें वो चीजें और सेवाएं भी आती हैं जो हमें सीधे सीधे मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी का अपना खेत है, तो वहां से जो अनाज मिला वो भी तो आय का ही एक हिस्सा हुआ, है ना? या फिर घर पर ही कपड़े बना लिए, तो वो भी आय में ही गिना जाएगा। ठीक है, तो अब आय के स्रोतों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस आय की जो काम और व्यवसाय से आती है, मतलब वो पैसा जो सीधी मेहनत या किसी बिजनेस से कमाया जाता है। और इसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन जरिया क्या है? सैलरी और मजदूरी, है ना? जब भी परिवार का कोई सदस्य कोई नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर रोज की दिहाड़ी, उससे जो भी पैसा आता है वो पारिवारिक आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। अच्छा, नौकरी के अलावा एक और बहुत बड़ा जरिया है, वो है खुद का बिजनेस। अगर परिवार में कोई अपनी दुकान चला रहा है या कोई छोटा मोटा उद्योग है या कोई भी दूसरा अपना काम है, तो उससे जो भी प्रॉफिट या मुनाफा होता है वो भी सीधा सीधा परिवार की इनकम में ही जुड़ता है। चलिए अब एक अलग तरह की आय की बात करते हैं। ये वो आय है जो हमें हमारी संपत्ति और निवेश से मिलती है। मतलब इसमें रोज रोज काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमारी चीजें ही हमारे लिए पैसा कमाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किराया, यानी रेंट। सोचिए, अगर परिवार के पास कोई घर है, दुकान है या कोई जमीन है और उसे किराए पे दे दिया, तो बस हर महीने बिना ज्यादा मेहनत के एक रेगुलर इनकम आने लगती है। और हमारी बचत का क्या? जो पैसा हम बैंक में रखते हैं या पोस्ट ऑफिस में, उस पर जो ब्याज मिलता है या कहीं इन्वेस्ट किया है तो जो डिविडेंड मिलता है, वो भी तो एक तरह की आय ही है। कह सकते हैं ये पैसे से पैसा बनाने वाला तरीका है। अच्छा, अब कुछ और भी जरूरी जरिए देखते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद पहली नजर में हमें इनकम लगे ही ना, पर ये परिवार की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को कंप्लीट करती हैं। खास तौर पर अगर हम गांव देहात की बात करें तो वहाँ खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर आय का एक बहुत बड़ा जरिया है। खेत से जो भी अनाज, सब्जियां या फल मिलते हैं वो सब सीधे सीधे परिवार की आय का हिस्सा होते हैं। फिर आती है पेंशन। जब कोई रिटायर हो जाता है तो उसके बाद सरकार या कंपनी की तरफ से जो पेंशन मिलती है वो भी तो परिवार के लिए एक पक्की और स्थिर आय का जरिया बन जाती है ना। और हाँ, कभी कभी इनकम ऐसे जरियों से भी आ जाती है जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, जैसे रिश्तेदारों या दोस्तों से कोई गिफ्ट मिला या कोई आर्थिक मदद मिल गई, तो मुश्किल वक्त में ये भी आय का एक जरिया बन जाता है। और ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। घर में जो हमारे हुनर होते हैं ना, वो भी इनकम का जरिया बन सकते हैं। जैसे घर पर अचार बनाया, कोई हाथ की चीज बनाई या फिर दूध दही से बने प्रोडक्ट्स, इन सब को बेचकर भी तो पैसा कमाया जा सकता है।
तो अभी तक हमने आय के कितने सारे अलग अलग जरिए देखे हैं ना। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर समझते हैं कि आखिर इसका असल मतलब और महत्व क्या है। तो एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। पारिवारिक आय कई अलग अलग स्रोतों से मिलकर बनती है, जैसे सैलरी, अपना बिजनेस, खेतीबाड़ी, किराया, ब्याज, पेंशन और हाँ, घर पर बनी चीजें भी। ये बिल्कुल एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरह है जो परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना